हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 17 जून 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर। तो आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट फेयर। डेली करंट फेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट फेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट फेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट फेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट फेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट फेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट फेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट फेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट फेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट फेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट फेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट फेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट फेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट फेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट फेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट फेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट फेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट फेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 17 जून 2022 के करंट फेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं वो सबके सब वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि एक तो जो डेली क्विज होता है वो अटेम्प्ट कर सको, प्लस जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां से मिल सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, What is the rank of India in the World Competitive Index 2022? तो वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 के अंदर इंडिया का रैंक कौन सा है, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली इस इंडेक्स को याद रखना है। 4 चीजें मैं हमेशा कहता हूं कि इस इंडेक्स में जरूर याद रखनी है, कि एक तो उस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया है, उस इंडेक्स के अंदर टॉप कंट्री जो है वो कौन सा है, उसमें इंडिया अगर है तो इंडिया का रैंक जो है वो बेसिकली क्या है, और इसमें दोस्तों पब्लिश करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है IMD। इसका मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इसमें इंडिया का स्थान जो है वो दोस्तों कौन सा है, ये है 37th। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। और कौन सा कंट्री जो है वो टॉप पे है, टॉप पे है दोस्तों डेनमार्क। तो ये आपने सारी चीजें याद रखनी है। और इंडिया का रैंक जो है वो 37th है। इससे पहले इंडिया का रैंक जो है वो 43rd था। अगर पिछली रैंकिंग के अंदर देखोगे 2021 में, तो आप कह सकते हो 6 पोजीशंस जो है वो इंडिया ऊपर उठ चुका है। ये हमेशा जो ऊपर उठने वाला क्वेश्चन है कि कितने रैंकिंग ऊपर उठा है, कितने रैंकिंग नीचे गिरा है, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में आपको किसी भी स्टेट में पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हो टॉप कंट्री जो है वो डेनमार्क है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 37 था, और 6 स्थान इंडिया जो है वो ऊपर उठा है, क्योंकि इससे पहले इंडिया का स्थान जो है वो 43rd था 2021 में। तो डेनमार्क पहले नंबर पे है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे सिंगापुर
सिंगापुर है। पहली 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज आपने इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। और इंडिया का स्थान 37 है, पहले 43 था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने स्थानों का इंडिया को फायदा जो है वो हुआ है। तो आप देख सकते हो ये इंस्टीट्यूट जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसने इस इंडेक्स को पब्लिश किया है और ये 34th एडिशन है इस इंडेक्स का। और इसके अंदर जो है वो एशियन कंट्रीज में अगर आप सिर्फ देखोगे रीजन वाइज तो इंडिया ने जो है वो बहुत ही अच्छे से राइज किया है। इंडिया 6 पोजीशंस ऊपर उठा है ग्लोबली, लेकिन एशिया में सबसे ज़्यादा राइज करने वाला जो इंडिया ही है। और ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। एक तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उस कंट्री का, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, बिजनेस एफिशिएंसी कैसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इन 4 आप कह सकते हो फैक्टर्स के कारण इस रैंकिंग को बनाया गया है। और इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने, टोटल 63 कंट्रीज को इसमें आंका गया है। दूसरे पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे सिंगापुर है। लेकिन दोस्तों ये 63 इकोनॉमीज जो है वो आंकी गई है। ये प्रॉस्पेरिटी देखते हैं पूरी कंट्री के अंदर कितनी है, लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं। और इस डाटा को जो है वो सर्वे के बेसिस पे अलग अलग लोगों से पूछ के तैयार किया गया है। तो आपने ये 3 या 4 चीज़ें जो है वो खास तौर से इस इंडेक्स के अंदर याद रखनी है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात आप और याद रखोगे कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये है दोस्तों लुसान के अंदर। लुसान जो है वो स्विट्जरलैंड में, लेकिन इसका एक और हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, सिंगापुर में। मतलब 2 जगह पे ये स्थित है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है कि इंडिया और साथ में कुछ और कंट्री जो है वो मिलके एक ग्रुप बनाएंगी ITU-U2। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा नाम आपको दिख रहा है। I2 का मतलब है 2 कंट्रीज I से हैं, 2 कंट्रीज U से हैं। तो इसका मतलब 4 कंट्रीज का ये ग्रुप है। I का मतलब है यहाँ पे इंडिया और इजराइल, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। U से है USA और साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। लेकिन ये ग्रुप बनाने का जो काम है वो किसने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया, इजराइल, UAE और US ने मिलकर एक I2-U2 ग्रुप जो है वो बनाया है। और सबसे पहली समिट कौन होल्ड करेगा, इसको कौन होस्ट करेगा, ये US करेगा। तो I2-U2 का मतलब है I इंडिया और इजराइल, U मतलब USA और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो पहली इसकी वर्चुअल मीटिंग को होस्ट करेंगे जब वो वेस्ट एशिया के दौरे पे आएंगे 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में 2022 में। और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेंगे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेफ्तली बेनेट हिस्सा लेंगे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नायन जो हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। और ये पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप बनाया गया, इसका मेन मकसद यही है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन जो है वो मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच में बन सके, क्योंकि इसमें UAE है, इंडिया है, साथ में इजराइल है और साथ में USA है। और ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन, एनर्जी कोऑपरेशन या और भी कई तरह के जो इंटरेस्ट हैं उसको आपस में डिस्कस कर सकें और उसको हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और मेन चैलेंजेस खास करके इस समिट के अंदर जो ये होस्ट करेंगे US के प्रेसिडेंट जो बाइडन जी, इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है कि जो फूड चैलेंजेस हैं उसको दूर किया जा सके। जो आप कह सकते हो कि अलग अलग हेमिस्फीयर में जो लोग बैठे हुए हैं उनको इकट्ठा किया जा सके। और खास करके यूनाइटेड अरब एमिरेट और इजराइल जैसी कंट्रीज को जो कि इनोवेशन हब के तौर पे जानी जाती हैं, उनको आगे लेके आएं और उनकी टेक्नोलॉजी या उनकी इनोवेशन को इंडिया और USA या और कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि I2-U2 ग्रुप का हिस्सा कौन कौन सी कंट्रीज हैं और इसका मकसद जो है वो बेसिकली क्या है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया का रैंक जो है वो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 के अंदर क्या है। तो फिर से एक रैंकिंग जो है वो आपके सामने आ चुकी है। तो इंडिया का रैंक जो है वो दोस्तों इसमें काफ़ी पीछे चला गया है। इंडिया का रैंक जो है वो 68 है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। फिर से मैं यही कहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, टॉप कंट्रीज में कौन सी है और इंडिया का रैंक कौन सा है। तो पब्लिश करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है कॉर्सेरा। कॉर्सेरा एक ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने इस ग्लोबल स्किल रिपोर्ट को पेश किया है। इंडिया का रैंक मैं पहले बता चुका हूँ 68 है और टॉप कंट्री जो है वो कौन सी है, स्विट्जरलैंड है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट के अंदर। तो इंडिया जो है 68 नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्किल प्रोफिशिएंसी ग्लोबली। और ये कॉर्सेरा जो USA बेस्ड कंपनी है, इसने इस रिपोर्ट को पेश किया और इसके अंदर स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पे है, क्योंकि दूसरे साल लगातार ये टॉप पे आया है। ओवरऑल स्किल्स जो अगर देखी जाए तो ये स्विट्जरलैंड की बहुत अच्छी हैं। 99% प्रोफिशिएंसी जो है बिजनेस के अंदर है
94% जो है वो प्रोफिशिएंसी टेक्नोलॉजी के अंदर है, 97% जो है वो डाटा साइंस के अंदर है, और दूसरे स्थान पे इसमें रखा गया है डेनमार्क को, तीसरे स्थान में है इसमें इंडोनेशिया, चौथे पे है बेल्जियम और पांचवें पे है सिंगापुर। लेकिन पहली दो कंट्रीज आप खास तौर से याद रखेंगे। और इस रिपोर्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत पीछे 29th नंबर पे है ओवरऑल स्किल्स के अंदर। इवन एशिया और यूरोप की कई कंट्री से जो है वो पीछे है, लेकिन इंडिया का रैंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें यह भी बताया है कि 28 मिलियन नई टेक्नोलॉजी जॉब्स जो हैं वो इंडिया ने पैदा करनी है 2025 तक। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी एस्टिमेट लगाया गया है। और इस रिपोर्ट के अंदर खास करके 3 जो बेंचमार्क्स रखे गए हैं, एक तो डिमांड स्किल एरियाज जो हैं वो बिजनेस के अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी के अंदर, डाटा साइंस, और इन तीनों एरियाज के अंदर स्विट्जरलैंड सबसे आगे है। 99% बिजनेस के अंदर, 94% जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर, डाटा साइंस के अंदर 97% स्किल जो है वो आपको स्विट्जरलैंड में मिलेंगी। लेकिन अगर आप स्टेट वाइज देखोगे केवल इंडिया का, देन वेस्ट बंगाल आपको सबसे ऊपर दिखेगा। वेस्ट बंगाल जो है वो नंबर 1 स्टेट आंकी गई है स्किल प्रोफिशिएंसी के अंदर। स्किल प्रोफिशिएंसी में जो 3 डोमेन्स मैंने अभी आपको बताई हैं, 100% प्रोफिशिएंसी जो है वो आपको तीनों डोमेन्स में मिलेंगी, और 10 से ज़्यादा स्किल जो हैं वो हर सेक्टर में आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी। और लीडरशिप मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, सब में वेस्ट बंगाल जो है वो स्किल्स में आगे है। तो अगर आपको पूछा जाए कि पब्लिश किसने किया है, कॉर्सेरा ने। टॉप कंट्री जो है वो स्विट्जरलैंड है। इंडिया का रैंक 68 है, और स्टेट वाइज देखा जाए तो वेस्ट बंगाल जो है वो नंबर 1 स्किल प्रोफिशिएंसी स्टेट है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी सिटी जो है वो इंडिया में से टॉप आंकी गई है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 के अंदर। फिर से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टअप सिटीज बहुत सी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है वो ऊपर उठते हैं। लेकिन फिर से इसमें यही देखना है कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, इसमें इंडिया की कौन सी सिटी है, क्योंकि इसमें रैंक नहीं है, और टॉप मोस्ट सिटी जो है वो इसमें कौन सी है। तो पब्लिश किया है दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है स्टार्टअप जिनोम। याद रखोगे, स्टार्टअप जिनोम ने, जो कि एक वर्ल्ड लीडिंग इनोवेशन पॉलिसी एडवाइजरी और रिसर्च फर्म है, उसने ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट पेश की है। ये 10th एनिवर्सरी है इस रिपोर्ट की, मतलब 10वीं बार ये रिपोर्ट पेश की गई है। और बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है वो इंडिया में खोले गए हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो कहाँ पे खोले गए हैं, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स खोले गए हैं बेंगलुरु के अंदर। और बेंगलुरु का स्थान जो है वो कौन सा है, ग्लोबल लेवल पे इसका स्थान है 22nd। तो आप देख सकते हो बेंगलुरु रैंक्स 22nd इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022। तो ये स्टार्टअप जिनोम नाम की एक कंपनी है जिसने इसको पब्लिश किया है, और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट ऑफ 2022। और अलग अलग इंडियन इकोसिस्टम जो है, मतलब अलग अलग तरह की जो सिटीज़ हैं, इसमें जो है वो इम्प्रूव किया उसने रैंकिंग। अगर 2021 के माध्यम से इसको कंपेयर करें तो बेंगलुरु का ओवरऑल रैंक जो है वो 22nd है, मतलब पिछले साल की रैंकिंग के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो एक स्थान जो है वो ऊपर आया, मतलब इससे पहले 23rd रैंक था। दिल्ली जो है वो 11 स्थान ऊपर आ चुका है, 26वें नंबर पे आ चुका है। मुंबई जो है वो आप कह सकते हो कि तीसरे नंबर पे है, मुंबई का रैंक 36 है। तो पहले पे बेंगलुरु, दूसरे पे दिल्ली, और तीसरे पे हमारे पास कौन है, मुंबई। बेंगलुरु जो है वो 22nd है, दिल्ली 26 है, और मुंबई जो है वो 36 है। और इसके बाद जो है वो केरला और कर्नाटका और तेलंगाना का भी नाम जो है वो सामने आता है। मतलब टॉप 10 ग्लोबल इकोसिस्टम में केरला और तेलंगाना का भी जो है नाम आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप देखोगे सबसे ऊपर, मतलब टॉप स्थान जो है वो कौन सा है, इंडिया की सिटी तो आपको पता लगी है, बेंगलुरु है। और टॉप सिटी जो है वो कौन सी है, सिलिकॉन वैली है दोस्तों। सिलिकॉन वैली को पहला रैंक जो है वो दिया गया है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के अंदर। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी को रैंक दिया गया है, इसके बाद लंदन सिटी को रैंक जो है वो दिया गया, फिर बॉस्टन का नंबर आता है, फिर बीजिंग का आता है। लेकिन पहले दो याद रखेंगे, सिलिकॉन वैली और न्यूयॉर्क सिटी जो है वो टॉप सिटीज़ हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के अंदर। और अगर आप लाइक रीजन वाइज देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका डोमिनेट करता है, क्योंकि 47% टॉप 30 इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप्स के वो आपको नॉर्थ अमेरिका से दिखेंगे, जिसमें कनाडा और यूएसए जो हैं वो सबसे इमर्जिंग कंट्रीज हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में याद रखना है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो है ये लाइक टॉप 30 और 10 रनर अप ग्लोबल इकोसिस्टम को आंकता है, जिसमें 100 अलग अलग तरह के इकोसिस्टम की रैंकिंग जो है वो की जाती है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें रीजन वाइज रैंकिंग भी की जाती है, लाइक अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या फिर ओशियानिया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका जो है वो टॉप किया है।
और इसमें 140 इकोसिस्टम को कॉन्टिनेंटल वाइज जो है वो आंका जाता है, जिसमें देखा जाता है कि लीडर्स और एक्सपर्ट्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ से पैदा हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो चीज़ें ये बताई गई हैं कि पब्लिश कौन करता है, टॉप सिटी कौन सी इंडिया में से और टॉप सिटी पूरे वर्ल्ड में कौन सी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के बाद आते हैं अगला सेक्शन जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने इमर्ज किया है एज द लार्जेस्ट स्टेट विद आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो। मतलब सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो हैं वो स्टेट की तरफ से दिए गए हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है MFIN, जिसकी तरफ से ये रिपोर्ट जो है वो खास तौर से पेश की गई है और इसका मतलब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ नेटवर्क, जिसकी तरफ से रिपोर्ट दी गई है। फिर से वही क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट स्टेट आपने बतानी है जिसमें लोन दिए गए हैं। तो लार्जेस्ट स्टेट है दोस्तों हमारे पास तमिलनाडु। इससे पहले वाली इस रिपोर्ट के अंदर जो था वो वेस्ट बंगाल टॉप पे था। तो तमिलनाडु में टोटल 36,000 मतलब 36,806 रुपए का लोन जो है वो दिया है, मतलब 36,806 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दिया है 31 मार्च 2022 तक। और दूसरा स्थान इसमें दोस्तों बिहार का है। बिहार ने 35,941 करोड़ रुपए का लोन दिया है और तीसरा स्थान इसमें वेस्ट बंगाल को मिलेगा। उसके बाद जो है वो आप कह सकते हो कि वेस्ट बंगाल ने 34,016 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दिया है। इसके बाद कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देख सकते हो तमिलनाडु ने वेस्ट बंगाल को पीछे पछाड़ दिया है और लार्जेस्ट स्टेट बन चुकी है जिसमें माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो आपको मिलेगा। और ये रिपोर्ट एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है जिसकी तरफ से दी गई। ये 41st इशू है और रिपोर्ट का नाम है माइक्रोमीटर रिपोर्ट और ये Q4 फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिपोर्ट है। और इस क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर खास करके माइक्रो फाइनेंस के बारे में बताया गया कि इंडस्ट्रीज को कितना लोन जो है वो खास करके दिया हुआ है। तो ये माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेटवर्क है, इसके जो डायरेक्टर हैं या CEO हैं वो डॉक्टर आलोक मिश्रा हैं। तो इस क्वेश्चन को स्लाइड से भी आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंपनी है जिसने इंडस्ट्री फर्स्ट इंस्टेंट क्रेडिट लाइन जो है वो व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन के थ्रू देना स्टार्ट किया है। मतलब व्हाट्सएप की मदद से वो इंडस्ट्री को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। और ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी जो है वो दोस्तों कैश ई है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो कैश ई जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एक फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है। ये इंडस्ट्री का ऐसे पहला इंस्टेंट क्रेडिट लाइन सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें वो व्हाट्सएप का यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से अपने चैटबॉट की मदद से लोन को प्रोवाइड करते हैं। तो कैश ई ने इंस्टेंट क्रेडिट लाइन जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर स्टार्ट की है। तो कैश ई अब करेगा क्या कि इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट जो है वो 24/7 व्हाट्सएप कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ आपने क्या करना है, अपना नाम जो है वो टाइप करना है इस सर्विस के लिए और साथ ही साथ कोई पेपर वर्क नहीं है इसके अंदर, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना, कोई आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। सिर्फ अपना नाम टाइप करके जो है वो इनको भेजना है और एक हाई का मैसेज जो है वो लिखने भेजना है। कैश ई ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया। इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी सैलरीड कस्टमर हैं उनको लोन जो है वो बेसिकली मिल सकता है। तो कैश ई का जो व्हाट्सएप चैट सर्विस है वो व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए है। खास करके आप कह सकते हो वो बिजनेसेस जो कि लोन लेना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से सिंपल, सिक्योर और रिलायबल तरीके से वो ये लोन जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप जो है वो अपना यूजर बेस इंडिया के अंदर बढ़ा रहा है। तो कैश ई जो है वो ऐसा पहला फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बन चुका है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट की मदद से जो है वो ये लोन व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि सैलरीड कस्टमर्स को भी लोन दिया जा रहा है और इंडस्ट्रीज को भी जो है वो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है व्हाट्सएप की मदद से। और ये कंपनी है कैश ई। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोट है ये अलग अलग तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। खास करके KYC जिन कस्टमर्स का किया हुआ है उनको सबसे पहले लोन दिया जाता है, कोई भी डिले जो है वो उसमें नहीं किया जाता। और कैश ई के फाउंडर और जो चेयरमैन हैं वो हैं वी रमन कुमार। लेकिन एक क्वेश्चन को सिर्फ इतना याद रखें कि व्हाट्सएप की मदद से ऐसी कंपनी जो इंडस्ट्रीज को और सैलरीड पर्सन को लोन दे रही है वो है कैश ई। अगला आते हैं दोस्तों क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कूल्स का निर्माण किया, उन स्कूल्स का नाम बताना है जो कि स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार करेगा। मतलब उसमें हर तरह की फैसिलिटी जो है वो क्या दी जाएगी, अलग अलग तरह की प्रोवाइड की जाएगी। और ये है प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स को सेटअप करेगी जो कि हर तरह की सुविधा से लैस होगी, जिसमें फ्यूचर से रिलेटेड बच्चों को हर तरह की स्किल्स, हर तरह के सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी
जानकारी दी जाएगी। तो आप कह सकते हो ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल जो हैं इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को तैयार करना है। और ये अनाउंसमेंट की गई थी, 2 दिन का नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस था गांधीनगर गुजरात में, तो उसमें इसको अनाउंस किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, गांधीनगर गुजरात में हुआ है। और ये कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही रहा है कि न्यू या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है। तो क्वेश्चन को फिर से आप स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, इजराइल और कौन सी सरकार ने जो है वो ये साइन किया है, एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया कि हम वाटर कॉर्पोरेशन के ऊपर बात करेंगे। ऑलरेडी ये एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उसको और बढ़ाया गया है, ये हुआ है दोस्तों हरियाणा सरकार के साथ। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और साथ में इजराइल की सरकार ने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन या दोनों गवर्नमेंट जो है वो क्या करेंगी, काम करेंगी। तो आप देख सकते हो इस साल जो है वो इंडिया और इजराइल का 30 ईयर का डिप्लोमेटिक रिलेशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इससे इजराइल हरियाणा या इजराइल और इंडिया के रिलेशनशिप और भी मजबूत होगा, खास करके वाटर मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर। और वाटर सिक्योरिटी जो है वो खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया इजराइल रिलेशनशिप का, क्योंकि कई स्टेट जो है वो इजराइल के साथ वाटर कॉर्पोरेशन के रिलेटेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। तो बोथ इजराइल भी और साथ में हरियाणा भी दोनों पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं अपने एरिया में और इसीलिए जो है वो वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों ने जो है वो जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है। तो मेन मकसद यही है कि वाटर रिसोर्सेज को बचा के रखा जा सके ताकि पब्लिक वाटर एरिया सिक्योर रह सकें हरियाणा के अंदर। तो ये याद रखना है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। और इजराइल के बारे में भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। इजराइल के जो प्रेसिडेंट है वो इसाक हरजोग जी हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसाक हरजोग। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो नफ्ताली बेनेट हैं और करेंसी जो है वो यहाँ की है इजरायली न्यू शिकल और यहाँ की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाएगी जो कि जिवार यूपी में स्थित है। इसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह सकते हैं, जिवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जा सकता है। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL। तो इन्होंने सेलेक्ट किया है कि टाटा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हर तरह की कंस्ट्रक्शन करेगी जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट या कंस्ट्रक्शन, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाएंगी। और आपने याद रखना है ये नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिवार उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो करेगी जो कि टाटा ग्रुप्स की ही एक आर्म है। और आप कह सकते हो कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जिसमें एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रनवे है, टर्मिनल बनाना है, रोड्स हैं, लैंडस्लाइड फैसिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों का निर्माण करना टाटा ग्रुप्स को दे दिया गया है। और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लगभग 1300 हेक्टेयर लैंड में फैला हुआ है और एक सिंगल रनवे ऑपरेशन जो है वो पहले फेज में तैयार किया जाएगा जिसमें 12 मिलियन पैसेंजर जो है वो हर साल ट्रैवल कर सकते हैं और इसमें 5700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है और ये पूरा एयरपोर्ट 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिवार उत्तर प्रदेश के अंदर कौन बनाएगा, टाटा प्रोजेक्ट जो है वो उसको बनाएंगे। अगला आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोमालिया में वैसे पोजीशन प्रेसिडेंट की है, रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं जिनका नाम है हसन शेख महमूद, याद रखोगे हसन शेख महमूद। और इन्होंने नया प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया है, हमजा अब्दी बारे को। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो याद रखना है हसन शेख जी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं दूसरी बार सोमालिया के, 2012 से लेकर 17 तक भी रह चुके हैं और रिसेंटली अभी मई 2022 में भी इनको दोबारा से प्रेसिडेंट चुना गया है। अब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया है हमजा अब्दी बारे को। हमजा अब्दी बारे जो है वो एजुकेशन सेक्टर से डील करते हैं। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी सोमालिया के अंदर, बहुत ही फेमस है किस्मायो यूनिवर्सिटी। किस्मायो यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो एक लीडिंग कम्युनिटी बेस्ड नेटवर्क है जो कि सोमालिया के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में काम करेगा। और सोमालिया के प्रेसिडेंट मैं पहले बता चुका हूँ हसन शेख महमूद जी हैं और इसकी कैपिटल जो है वो कौन सी है, मोगादिशु, और इसकी करेंसी जो है वो सोमाली शिलिंग है। अगली क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आप देख भी सकते हो सोमालिया के प्रेसिडेंट जो हैं हमजा अब्दी बारे को क्या बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे हमजा अब्दी बारे का आप चेहरा देख सकते हैं।
इंडिया ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक पृथ्वी 2 मिसाइल का टेस्ट किया है। पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज क्या है? तो ये नाइट लॉन्च जो है वो किया गया था, रात को इसका परीक्षण जो है वो किया गया। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका टेस्ट जो है वो कहाँ पे किया गया? चांदीपुर ओडिशा के अंदर किया गया। सबसे पहले याद रखना है कि ये सरफेस टू सरफेस जो है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसको DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है। पृथ्वी 1, 2, 3 तीनों की तीनों जो है वो DRDO की तरफ से डेवलप की गई हैं, क्योंकि उनका एक प्रोग्राम चलता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत इसको तैयार किया गया था। और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है वो 500 kg से लेके 1000 kg तक का जो है वो वेपन कैरी कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो 500 kg से लेके 1000 kg तक न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो कैरी हो सकता है। और 1 की रेंज जो है वो याद रख सकते हो 150 किलोमीटर है, 2 की 250 किलोमीटर है और 3 की 350 किलोमीटर है। तो 2 की पूछी गई है तो आंसर क्या होगा? 250 किलोमीटर यहाँ पे आंसर होगा। तो इंडिया ने इस बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण जो है वो किया है। तो ये न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकती है और मैं पहले बता चुका हूँ 500 kg से लेके 1000 kg तक का उठाया जा सकता है इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड। और आप कह सकते हो कि बहुत ही हाई टारगेट्स को भी जो है वो यहाँ पे नाइट के टाइम पीरियड पे अटैक किया जा सकता है। ये पहले इंडियन एयरफोर्स के लिए जो है वो तैयार की गई थी, लेकिन बाद में इंडियन आर्मी के लिए भी इसको यूज़ किया गया। और ये सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है और इसमें मैक्सिमम वॉरहेड जो है वो 500 kg या आप कह सकते हो अब 1000 kg तक का भी जो है वो इसमें पॉसिबल है, क्योंकि अब ये 2 इंजन लिक्विड प्रोपेलेंट हो गया। एक इंजन में 500, दूसरे इंजन में 500 kg जो है वो भरा जा सकता है। और 250 किलोमीटर इसकी एक्सटेंडेड रेंज हो गई है और मोबाइल लॉन्चर से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और 1996 में आप कह सकते हो फर्स्ट टेस्ट जो है वो इसका फायर किया गया था और इसका 2004 में परीक्षण जो है वो सफल हुआ था। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन DRDO के बारे में दोस्तों जरूर याद रखना है क्योंकि DRDO ने इसको डेवलप किया है। इसके जो चेयरमैन हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। अगला आते हैं दोस्तों कैबिनेट के कुछ अप्रूवल्स हैं। कैबिनेट के अप्रूवल जो हैं वो खास करके अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पे लिखे गए हैं। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना है कि एक एग्रीमेंट किया गया है कि जो यूथ है SCO मेंबर स्टेट्स का वो आपस में कोलैबोरेट करेगा, कोऑपरेट करेगा। तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था, अडॉप्ट किया था SCO मेंबर स्टेट्स की तरफ से। वो सितंबर 2021 में ये अडॉप्ट किया गया था। तो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज जो SCO सेक्रेटरीट की है वो रशियन और चाइनीज़ है। तो उसके बेस पे कहा गया था कि हमने जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना है SCO मेंबर स्टेट्स का, फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो इम्प्रूव करने हैं SCO मेंबर स्टेट्स के और आपस में कोऑपरेट करनी है। तो इसमें जो भी यूथ है उसमें हम एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और उसके थ्रू उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है वो दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 8 कंट्री से मिलकर बनी है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 8 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। लेकिन इसमें 4 जो हैं वो दोस्तों ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ये हैं हमारे पास अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। लेकिन इसी के साथ 6 जो हैं वो इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। अर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है और टर्की है। लेकिन आपने याद रखना है कि 8 मेंबर कंट्रीज कौन है और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स जो हैं वो इसके अंदर कौन से हैं। और SCO की स्थापना 2001 में की गई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल अभी अपॉइंट किए गए हैं। कौन है? हांग मिंग, याद रख सकते हो नाम। और इसका सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट कैबिनेट ने एक अप्रूवल दे दिया है कि एक इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सेंटर की। वो कहाँ पे की जाएगी? कोलंबो, श्रीलंका के अंदर। तो इंडिया ने भी हाँ कर दिया कि ठीक है हम तैयार हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी बनाने के लिए। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है बिम्स्टेक का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सेंटर का, ताकि हम कंट्रीज़ आपस में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकें, ताकि एक दूसरी कंट्री का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया जा सके आपस में कंट्रीज़ में। लेकिन इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये बिम्स्टेक। ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं तेंजिन लेकफेल जी, याद रख सकते हो, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, तेंजिन लेकफेल, ये नाम इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? ढाका में। और इसकी मेंबर स्टेट दोस्तों 7 हैं। 7 कौन कौन सी? बांग्लादेश है इसमें भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, इसमें नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। तो ये 7 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। याद रखना है नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया, चाइना जो है वो इसका मेंबर नहीं है और ना ही अफगानिस्तान जो है वो इसका मेंबर है। नेक्स्ट कैबिनेट ने 5G ऑक्शन के लिए अप्रूवल दे दिया है। लगभग 72,000 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम जो है वो लॉट किए जाएंगे जुलाई 2022 तक। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आप कह सकते हो 5G ऑक्शन को अप्रूवल जो है वो मिल चुका है।
इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, रेनाउंड क्रिटिक एंड लिंग्विस्टिक प्रोफेसर गोपीचंद नारंग जी का देहांत हो गया है। तो 91 साल के थे, इनका देहांत हो गया। बहुत ही फेमस उर्दू स्कॉलर रह चुके हैं, लिंग्विस्टिक प्रोफेसर रह चुके हैं गोपीचंद नारंग जी, और इनका देहांत हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अदरवाइज इनका जन्म जो है वो दुक्की में हुआ था। दुक्की जो एक एरिया है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूनिवर्सिटी जो जामिया मिलिया इस्लामिया है उसमें प्रोफेसर रह चुके हैं। और आप देख सकते हो इनको पद्म श्री से और पद्म भूषण दोनों अवार्ड से ही सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक ऐसे उर्दू राइटर हैं, केवल एक ही हैं, जिनको पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी और इंडिया के प्रेसिडेंट ने भी ऑनर जो है वो दिया है। क्योंकि इंडिया के प्रेसिडेंट ने इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी दिया है, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इनको एक अवार्ड दिया था सितारा-ए-इम्तियाज, सितारा-ए-इम्तियाज, जिसको कहा जाता है स्टार ऑफ एक्सीलेंस। ये 2012 में पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दिया गया था, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1995 में। इन्होंने 65 के लगभग जो हैं वो कई बुक्स जो हैं वो लिखी हैं अलग अलग लैंग्वेज में। पोइटिक बुक्स भी हैं, उसमें कल्चरल बुक्स भी हैं जो कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में लिखी गई हैं। लेकिन 10 बुक्स इन्होंने स्पेशली बच्चों के लिए लिखी हैं, और उसका एक ही टाइटल होता था, लेट्स लर्न उर्दू इन इंग्लिश एंड हिंदी। और इन्होंने अलग अलग तरह के शायरों को समझा है, उसको एनालाइज किया, उसके बारे में लिखा है। जैसे गालिब के बारे में, मीर ताकी मीर, फैज़ अहमद फैज़, फारिक गोरखपुरी, उनके बारे में जो है वो ख़ास तौर पे इन्होंने अलग अलग तरह से चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस उर्दू के शायर रह चुके हैं। तो आपने नाम जरूर याद रखना है, गोपीचंद नारंग जी। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि केवल एक ही उर्दू के राइटर हैं जिनको पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट दोनों ने सम्मानित किया है। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अनंत टेक्नोलॉजीज ने अपना नया स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसका उद्घाटन किया है। और मैं आपको बता दूं ये उद्घाटन जो है वो एस सोमनाथ जी ने किया है। एस सोमनाथ जी जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने किया है। और ये कहाँ पे किया है? बेंगलुरु के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। कर्नाटका में इसका उद्घाटन किया गया है। तो 15,000 स्क्वायर मीटर में ये फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें आप कह सकते हो कि कई तरह के जो आप स्पेसक्राफ्ट तैयार करोगे उसको असेंबल किया जा सकता है, उसको इकट्ठा किया जा सकता है, और टेस्टिंग की जा सकती है 4 एयरक्राफ्ट्स की एक साथ। मतलब इतनी बड़ी फैसिलिटी जो है वो बनाई गई है। तो आप कह सकते हो स्पेस साइंस रिसर्च के अंदर और योगदान देने के लिए ये फैसिलिटी का निर्माण किया गया है, ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी को और बूस्ट जो है वो किया जा सके। और अनंत टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1992 में की गई थी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंडियन एरोस्पेस का करने के लिए। और अभी आप कह सकते हो इसकी 89 सैटेलाइट्स का इन्होंने निर्माण किया है। 69 लॉन्च व्हीकल्स जो हैं वो इन्होंने बनाए हैं, जो कि इसरो की तरफ से लॉन्च किए गए। और 2 सैटेलाइट जो हैं वो यूरोपियन कस्टमर्स के लिए भी इन्होंने बनाई हैं इसरो की मदद से। खास करके वो है एयरबस और फ्रांस, एयरबस जो फ्रांस में है उसकी कोलैबोरेशन से भी इन्होंने यूरोपियन कस्टमर्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार किए हैं, सैटेलाइट्स तैयार की हैं। तो आपने याद रखना है ये है अनंत टेक्नोलॉजी। तो अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स को सेटअप किया है ताकि स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकें। तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। कैनरा एचएसबीसी और ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस को रीब्रांड कर दिया गया है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि इसमें पंजाब नेशनल बैंक जो है वो बाहर निकल गया है। तो कैनरा बैंक इसमें पहले 51% होल्ड करता था, एचएसबीसी जो है वो 26% स्टेक होल्ड करता था, और 23% जो है वो ओबीसी के पास था। लेकिन अब दोस्तों इसमें ओबीसी मतलब पीएनबी जो है वो बाहर निकल गया है, तो ये स्टेक जो है वो इन दोनों में बराबर बराबर डिवाइड जो है वो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाटा प्रोजेक्ट्स जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाएगा। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। पृथ्वी 2 का परीक्षण हो चुका है, ये भी कर चुके हैं। इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग 68 है स्किल प्रोफिशिएंसी में, ये भी हम कर चुके हैं। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है वो 16 जून को मनाया गया, ये आपने थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली देख लेना है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाया गया। ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है कि 200 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स जो पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं कि कैसे वो अपने पैसे को घर भेजते हैं और अपने 800 मिलियन फैमिली मेंबर्स को संभालते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 800 मिलियन फैमिली मेंबर जो हैं वो इससे अपना घर खर्च चला रहे हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो माइग्रेंट वर्कर्स कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? नेचुरल डिजास्टर्स को फेस कर रहे हैं, क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स को फेस कर रहे हैं, और ग्लोबल पैंडेमिक को फेस कर रहे हैं। उसके बारे में ये दिन जो है वो हाईलाइट करता है। तो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 16 जून 2022 का क्वेश्चन था, जेनेसिस प्राइज 2022 जो है वो किसको दिया गया?
तो जेनेसिस प्राइस सबसे पहले याद रखना है दोस्तों कि ये $1 मिलियन का प्राइस है, $1 मिलियन का, और ये जूइश पीपल को दिया जाता है और उनके काम के लिए दिया जाता है। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हो ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए, या जूइश वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम किया हो। और इस प्राइस की शुरुआत 2012 में की गई थी और $100 मिलियन जो है वो 5 रशियन फिलैंथ्रोपिस्ट ने इसके अंदर डाला था और इसको जूइश नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और इस बार 2022 में ये मिला है एल्बर्ट बोरला को। कौन है एल्बर्ट बोरला? ये चेयरमैन हैं और सीईओ हैं किसके? फाइजर के, जो कि लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इनको इस काम के लिए दिया गया कि कोविड-19 की वैक्सीन इन्होंने तैयार की, जिसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड टाइम कुछ महीनों के अंदर ही इस वैक्सीन को तैयार किया। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है वो किसको दिया गया? ये आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चारों प्लेटफॉर्म्स आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और स्पेशली टेलीग्राम चैनल। और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस आप नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे और अपनी हेल्थ का खास तौर से आप ध्यान रखोगे। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से साथ बनाए रखें।